जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी का 7वां वीडियोस पेश कर रहे हैं। दोस्तों अपने मेंस एग्जाम के लिए लगातार कंटिन्यूस क्लासेज चल रही है और दोस्तों हमने पिछला वीडियोस बनाया था यानी कि क्लास 6 छठवें वीडियोस के अंदर हमने बात की थी प्लास्टिड्स के बारे में यानी कि लवक के बारे में। प्लास्टिड्स दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं और इस प्लास्टिड्स को अलग अलग भागों में जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को तो जानते होंगे हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट का हुआ अर्थ वर्णीय लवक और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णीय लवक। देखिए दोस्तों जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्य करता है यानी कि अंधेरे के अंदर। इसके बाद में अगला आता है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक दोस्तों अलग अलग जो पेड़ पौधों में रंग होते हैं, फलों के रंग होते हैं, फूलों के रंग होते हैं, केवल और केवल हरे रंग को छोड़कर अगर किसी पादप में कोई रंग दिखाई दे तो उसका कारण क्या हो जाएगा? वर्णीय लवक। वर्णीय लवक के कारण पौधों में विभिन्न प्रकार के कलर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि दोस्तों हरित लवक। हरित लवक के कारण पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है। हरित लवक को पादप का रसोई घर कहा जाता है। इन सारी डिटेल्स में बातों को हमने पिछली वीडियोज में अच्छी तरीके से नोट भी किया था और लगातार हमने व्याख्या सहित उसको अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो उसी कंटिन्यूस क्लासों में हम लोगों ने हरित लवक की संख्यात्मक विभिन्नता यानी कि हरित लवकों की संख्यात्मक विभिन्नता, संख्या में विभिन्नता होना, एक हरित लवक वाला, दो हरित लवक वाले और 2 से 16 हरित लवक वाले, अनेक हरित लवक वाले। जैसे हम बात करें कि एक हरित लवक किसमें पाया जाता है तो हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और क्लोरेला में कितने? एक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और वॉल्वॉक्स में एक हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद में 2 हरित लवकों की संख्या किसमें होती है तो जिग्निमा में 2 हरित लवकों की संख्या होती है। जिग्निमा के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे? 2 क्लोरोप्लास्ट होंगे। इसके बाद में 2 से 16 क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है तो स्पाइरोगाइरा में 2 से 16 यानी कि इसके बीच में इसकी संख्या हो सकती है हरित लवक की तो हो जाएगा स्पाइरोगाइरा में 2 से 16 तक रहेगी। और एक किस में रहेगी तो एक रहेगी यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और साथ ही साथ में ये क्लोरेला है। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और वॉल्वॉक्स में एक रहेगी और 2 रहेगी यहाँ पर जिग्निमा के अंदर 2 हरित लवक रहेंगे और 2 से 16 तक स्पाइरोगाइरा में रहेगी। अनेक हरित लवक किसमें पाए जाते हैं? अनेक सारे हरित लवक यानी कि हरित लवकों की संख्या क्लोरोप्लास्ट की संख्या निश्चित नहीं होती है तो किसमें रहेगी? ये रहेगी दोस्तों शैवालों में। वे भी उच्च स्तरीय जो शैवाल होते हैं उसमें हरित लवकों की संख्या निश्चित नहीं होती है। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं और बहुत सारे हरित लवक हो सकता है तो वो हो जाएंगे उच्च स्तरीय शैवालों के अंदर अनेक सारे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट वो पाए जाते हैं। बिल्कुल हमारी एक बार पुनः रिवीजन हो जाए इसका। सबसे पहले आता है एक हरित लवक शैवाल किसमें पाया जाता है एक हरित लवक, एक क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है तो हो जाएगा वॉल्वॉक्स, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और क्लोरेला। इसके बाद में 2 रहेगी जिग्निमा के अंदर, यहाँ पर 2 हरित लवक रहेंगे जिग्निमा के अंदर और 2 से लगाकर 16 तक स्पाइरोगाइरा में 2 से 16 हरित लवक पाए जाते हैं। इसके बाद में अनेक हरित लवक किसमें पाए जाते हैं तो उच्च स्तरीय शैवालों में अनेक सारे हरित लवक पाए जाते हैं। अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। दोस्तों हरित लवक की संख्यात्मक विभिन्नता के बाद में हम लोग आकारिकी विभिन्नता के बारे में बात करते हैं यानी कि आकार के आधार पर हरित लवक का एक प्रकार का आकार होता है। तो जैसे कि अलग अलग आकार कप शेप के अंदर यानी कि कप आकार का, कप शेप के अंदर हरित लवक का प्रकार आता है तो वो हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास होता है ना, इसके अंदर एक हरित लवक पाया जाता है लेकिन कैसा होता है तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप के अंदर ये हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद में यू आकार का क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा? यूलोथ्रिक्स में यू आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। फिर स्टार शेप के अंदर आएगा जिग्निमा में स्टार शेप का रहेगा। दोस्तों जिग्निमा के अंदर जो
हरित लवक की संख्या है वो कितनी है, 2 है। और यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास में हरित लवक 1 पाया जाता है। कैसा होता है क्लेमाइडोमोनास में, कप शेप का होता है। और यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है, यू शेप का होता है। जिग्निमा में 2 हरित लवक पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था जिग्निमा में 2 हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट 2 पाए जाते हैं। तो हरित लवक इसमें कैसा होता है, तो स्टार शेप के अंदर होता है जिग्निमा के अंदर। फिर आता है स्पाइरोगाइरा। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था स्पाइरोगाइरा में किसके बारे में पढ़ा था, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा में अभी हमने पढ़ा, तो इसके अंदर हरित लवक की संख्या 2 से लगाकर 16 तक थी इसके अंदर स्पाइरोगाइरा में। तो ये कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। स्पाइरोगाइरा में हरित लवक किस आकार का होता है, तो हो जाएगा सर्पिलाकार होता है। फिर आता है उडोगोनिया। तो उडोगोनिया के अंदर होता है जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जालिकावत क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो उडोगोनिया में जालिकावत पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा में सर्पिलाकार पाया जाता है। जिग्निमा में स्टार शेप पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स में देखिए, यूलोथ्रिक्स, यू से यूलोथ्रिक्स, तो यू आकार का यूलोथ्रिक्स में, ये तो याद हो गया। फिर क्लेमाइडोमोनास किस में पाया जाएगा, कप शेप, है ना, कप शेप के अंदर आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास। ये आकारी की विभिन्नता दोस्तों ध्यान में रखनी है, संख्यात्मक विभिन्नता ध्यान में रखनी है। तो चलिए अपनी नोट कॉपी में इसे नोट करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट रहेगा दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है कि हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना को लेकर देखें तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हरित लवक पर दोहरा आवरण पाया जाता है। देखिए ये हरित लवक है, ये किसकी संरचना है, हरित लवक की, क्लोरोप्लास्ट की। तो इसके अंदर सबसे अंदर वाला ये आवरण जो होता है, अंदर वाली लाइन होती है, इसे कहेंगे आंतरिक झिल्ली। बाहरी होता है उसे बाह्य झिल्ली। सवाल बन जाता है कि बाह्य झिल्ली पर कौन सा आवरण पाया जाता है, तो लिपोप्रोटीन का आवरण बाह्य झिल्ली पर पाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम इसको व्याख्या सहित भी समझेंगे, लेकिन एक डायग्राम को अपनी नोट्स कॉपी में बनाना चाहिए। देखिए अब बात करेंगे, जो आंतरिक झिल्ली है और बाह्य झिल्ली है, इसके बीच में आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है। इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है, परावलकीय स्थान के नाम से जाना जाता है। यानी कि आंतरिक झिल्ली, हरित लवक के आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के मध्य के स्थान को परावलकीय स्थान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे, ये जो सिक्कों का ढेर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर एक सिक्के को उठाया जाए, गोल गोल एक सिक्के को उठाया जाए, तो उसको हम थाइलाकोइड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, थाइलाकोइड के नाम से जानेंगे। यानी कि एक सिक्के को तो हम लोग थाइलाकोइड कहेंगे, लेकिन सिक्कों के ढेर को ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। यानी कि थाइलाकोइड जब एक के ऊपर एक आ जाता है और एक ढेरी बन जाती है सिक्कों की, तो उसे हम ग्रेनम के नाम से जाना जाएगा। यानी कि इस संपूर्ण ढेरियों को तो ग्रेनम कहेंगे, लेकिन इसमें से एक सिक्के को उठाया जाए तो थाइलाकोइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रेनम में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया। हरित लवक में प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होती है, तो ग्रेनम के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये दोस्तों हरित लवक में पाया जाने वाला जो द्रव होता है, हरित लवक में पाया जाने वाला द्रव, इसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानेंगे। ये जो आपको द्रव दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर, जैसे कि ये जो थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड यानी कि ये ग्रेनम है। इस ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, जो नली दिखाई दे रही है, इसको इंटरग्रेनम के नाम से जाना जाता है। यानी कि हरित लवक में ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना को इंटरग्रेनम के नाम से जानेंगे। समझ गए इसको पॉइंट को, यानी कि एक लैंग्वेज के रूप में सवाल बन सकता है इंटरग्रेनम। इसके बाद में जब इंटरग्रेनम टूट जाते हैं, जब इंटरग्रेनम टूट जाते हैं और इस स्ट्रोमा में गिर जाते हैं, इस द्रव्य में गिर जाते हैं, स्ट्रोमा में गिर जाता है, इंटरग्रेनम टूटकर स्ट्रोमा में गिर जाता है, तब इसको स्ट्रोमा लेमिले के नाम से जानते हैं। इसको हम लिखेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम इसमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, और बस इतनी सी जानकारी थी। कौन कौन से, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, फिर ग्रेनम के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद में बाह्य झिल्ली पर कौन सा आवरण पाया जाता है, तो लिपोप्रोटीन का आवरण पाया जाता है। इसके बाद में डीएनए आरएनए पाया जाता है। इसके बाद में ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना को इंटरग्रेनम के नाम से जाना जाता है। जब इंटरग्रेनम स्ट्रोमा में गिर जाता है, स्ट्रोमा किसको बोला जाता है, तो हरित लवक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। जब ये जोड़ने वाली संरचना है, इसको हम इंटरग्रेनम कहते हैं। जब इंटरग्रेनम टूट जाता है, तब
ये इसमें गिर जाता है, इस द्रव्य में गिर जाता है, स्ट्रोमा में गिर जाता है, तब जाकर हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमिली के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों इसको व्याख्या सहित लिखते हैं, अपनी नोट्स कॉपी में इस डायग्राम को नोट करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को व्याख्या सहित पढ़ें। देखिए, हरित लवक पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अभी हमने हरित लवक की संरचना बनाई थी जो कि दोहरी झिल्ली युक्त था। कैसा था? हरित लवक है वो, क्लोरोप्लास्ट है वो दोहरी झिल्ली युक्त था, यानी कि 2 झिल्लियां पाई जाती है। अब हरित लवक की आंतरिक झिल्ली में पाया जाने वाला द्रव स्ट्रोमा कहलाता है। इसमें ये बाहरी झिल्ली है, बाह्य झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। तो आंतरिक झिल्ली में क्या लिखा है कि हरित लवक की आंतरिक झिल्ली में पाया जाने वाला, आंतरिक झिल्ली में पाया जाने वाला जो द्रव होता है, इस द्रव को किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अप्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होती है? तो स्ट्रोमा के अंदर, हरित लवक में अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर होती है। यानी कि हरित लवक में पाए जाने वाले द्रव में, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद में स्ट्रोमा में सिक्कों के ढेर जैसी संरचना पाई जाती है। स्ट्रोमा है यानी कि इसमें जो द्रव पाया जाता है, इसमें सिक्कों के ढेर जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। स्ट्रोमा में सिक्कों के ढेर जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? यानी कि इस पूरी संरचना को, ढेर को क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। ठीक है, फिर ग्रेनम में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। हरित लवक में प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होती है? तो ग्रेनम के अंदर, यानी कि इस सिक्कों की ढेरी के अंदर कौन सी प्रकाशिक अभिक्रिया है वो ग्रेनम में, और अप्रकाशिक है वो स्ट्रोमा में होती है। तो इस सिक्कों की ढेरी में प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, सिक्कों की ढेरी में प्रकाशिक अभिक्रिया। फिर ग्रेनम की इकाई, यानी कि दोस्तों ये जो ग्रेनम है, यानी कि सिक्कों की जो ढेरी है, इस सिक्कों की ढेरी में एक सिक्के को क्या कहा जाएगा? एक सिक्के को थाइलाकोइड, यानी कि ग्रेनम की जो इकाई है, इस ग्रेनम की, इस पूरे ग्रेनम की सिक्कों की जो एक इकाई है, उसको थाइलाकोइड के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? थाइलाकोइड के नाम से जाना जाएगा। फिर थाइलाकोइड पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिसे क्वांटासोम के नाम से जाना जाता है। तो थाइलाकोइड क्या था? इस सिक्कों की ढेरी को हम ग्रेनम कहते हैं, सिक्कों की ढेरी को तो ग्रेनम कहते हैं, लेकिन इस ग्रेनम की, सिक्कों की ढेरी की, ग्रेनम की एक इकाई को, एक सिक्के को थाइलाकोइड कहा जाता है। और थाइलाकोइड पर, यानी कि एक सिक्के पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, एक सिक्के पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इस सिक्कों की ढेरी यानी कि थाइलाकोइड पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हम क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्वांटासोम। निम्न में से क्वांटासोम है ग्रेनम पर पाए जाने वाले सूक्ष्म कण, या फिर स्ट्रोमा पर पाए जाने वाले सूक्ष्म कण, या फिर थाइलाकोइड पर पाए जाने वाले सूक्ष्म कण। तो सत्य क्या हो जाएगा? थाइलाकोइड पर पाए जाने वाले कण होते हैं सूक्ष्म, उसको हम किसके नाम से? क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। समझ गए पॉइंट को? अब हम बात करते हैं ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना इंटरग्रेनम कहलाती है। यानी कि एक सिक्कों की ढेरी को दूसरे सिक्कों की ढेरी से जोड़ने वाली जो नली होती है, इसको हम इंटरग्रेनम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इंटरग्रेनम के नाम से जानते हैं। इंटरग्रेनम कभी कभी टूटकर स्ट्रोमा में गिर जाती है, तो इसे स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है। यानी कि जब ये नली है ना, ये नली टूट जाती है किसी कारणवश, तो ये नली टूटकर इस द्रव्य में गिर जाती है, इस स्ट्रोमा, इस द्रव्य को क्या कहा जाता है? हरित लवक के द्रव्य को स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये नली है, यानी कि इंटरग्रेनम टूटकर जब स्ट्रोमा में गिर जाती है, इस द्रव्य में गिर जाती है, तब हम इसको स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, अब देखिए हो गया पॉइंट। अब हम दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपना नोट्स कॉपी में इसे नोट करें। इसके बाद में इसमें 76S राइबोसोम पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और दोस्तों कोशिका में कोशिका भी हरित लवक को कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका हरित लवक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा दोस्तों ये डायग्राम तो बना लिया होगा, इसके
बाद में आप इसकी व्याख्या इस डायग्राम के नीचे लिख दीजिए। दोस्तों हरित लवक की संरचना में एक दो पॉइंट रहे हैं कि हरित लवक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक में 70S राइबोसोम और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसमें इस वर्ताकार डीएनए होने के कारण इस हरित लवक में प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण होते हैं। इस कारण इस कोशिका को कोशिका में कोशिका के नाम से जाना जाता है। हरित लवक को कोशिका में कोशिका के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्ताकार डीएनए होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण होते हैं, यानी कि छोटी कोशिका के लक्षण होते हैं। इस कारण इसको कोशिका में भी कोशिका कहा जाता है। निम्न में से कोशिका में कोशिका किसको कहेंगे? तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका में कोशिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि कोशिका में कोशिका यानी कि इस हरित लवक में केंद्रक पाया जाता है और साथ ही साथ में राइबोसोम पाया जाता है। मान लो कि ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका है, पादप कोशिका है। पादप कोशिका पर भित्तियां पाई जाती है। हम इसको समझ चुके हैं, इसमें भित्तियां पाई जाती है। इसके बाद में 3 भित्तियां होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। अभी हमने हरित लवक की संरचना पढ़ी जिसमें ये ग्रेनम है, ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना इंटरग्रेनम है। अब इसमें कोशिका के अंदर केंद्रक तो होता ही है, तो इस पादप कोशिका में केंद्रक होगा, फिर हरित लवक होगा, राइबोसोम के कण होंगे, फिर अंतःपद्रव्य जालिका होगी, लवक होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर जो ये केंद्रक है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक तो है, लेकिन इस हरित लवक में और पर डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, छोटी कोशिका के लक्षण इसमें है। इस कारण इसको कोशिका में कोशिका के नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में हमने इसको समझ लिया है। अब दोस्तों आप इसके कार्यों को लेकर, हरित लवक के कार्यों को लेकर देखिए। हरित लवक सिंपल सी बात है कि क्लोरोप्लास्ट है, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। देखिए प्रकाशिक श्वसन करने का कार्य किसमें होता है? हरित लवक में प्रकाशिक श्वसन करने का कार्य किसमें किया जाता है? तो ग्रेनम के अंदर। लेकिन इसका कार्य क्या है? प्रकाशिक श्वसन करना। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का कार्य प्रकाशिक श्वसन करना और साथ साथ में प्रकाश संश्लेषण करना। तो चलिए, ये हरित लवक की संरचना के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग इस एक अंग को पढ़ा है, कोशिका में एक अंग, यानी कि हम पढ़ रहे थे हरित लवक को। हमने अभी तक हरित लवक को पढ़ा है, यानी कि लवक एक कोशिका का कोशिकांग है। इसलिए अब हम कोशिका का अगला कोशिकांग पढ़ेंगे, वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को अगली वीडियोस में पढ़े ताकि अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सिंपल भाषा में समझ सके, है ना। तो आज की इस वीडियोस को बस यहीं तक रखते हैं। आप अपनी नोट्स कॉपी में इसे नोट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में इसी प्रकार से आपके सामने सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में एक नोट्स तरीके से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अपने दोस्त को अनुमति देवे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।